सभी को नमस्कार। रूट्स की बातें कार्यक्रम से मैं शुभ्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नए साल 2024 का हमारा ये पहला एपिसोड। तो चलिए कुछ इन पंक्तियों से अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। घर बहुत बड़ा था। घर बहुत बड़ा था, लेकिन दरवाजा बहुत छोटा। धूप, हवा, बारिश, सबका आना था मना। घर में रहते थे बस चंद लोग, एकदम अपरिचित, जैसे रेलगाड़ी के किसी डिब्बे में बैठे हों अजनबी। खटखटाया बहुत, खटखटाया बहुत दरवाजा उसने। भूखी प्यासी थी, भूखी प्यासी थी प्यार की वह। खुला ना, फिर भी वह बंद दरवाजा। तंग दिल और तंग दरवाजे, तंग दिल और तंग दरवाजे ऐसे ही तटस्थ रहते हैं। तंग दिल और तंग दरवाजे ऐसे ही तटस्थ रहते हैं, धड़ाक से बंद हो जाते हैं। धड़ाक से बंद हो जाते हैं इनके कपाट, मात्र मात्र चाहने वालों के दुखों की गंध से। वाह, ये बेहतरीन पंक्तियां लिखने वाली डॉक्टर कुसुम नैप्सिक जी नॉर्थ कैरोलिना से आज हमारे साथ हैं। कुसुम जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया शुभ्रा जी और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। बहुत-बहुत आभार आपका। जी, कुछ बातें आपके बारे में भी। डॉक्टर कुसुम नैप्सिक जी अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना में हिंदी की सीनियर प्राध्यापिका हैं। आप साउथ एशियन लैंग्वेज टीचर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आप हिंदी शिक्षण में नए नए प्रयोग करने का शौक रखती हैं, जिनमें 3D प्रिंटिंग, ब्रॉडकास्ट, सर्विस लर्निंग प्रमुख है। आपकी प्रकाशित प्रकाशित पुस्तक रीडिंग हिंदी नॉइज टू इंटरमीडिएट है और आपकी लेख और कविताएं देश विदेश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। 2022 में आपको टेक्नोलॉजी और सर्विस लर्निंग के लिए अमेरिकन काउंसिल फॉर टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के पुरस्कार भी मिला। साथ ही ड्यूक यूनिवर्सिटी से आर्ट साइंस काउंसिल का सर्वश्रेष्ठ टीचर का भी अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ ही विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यंग्य लेखन प्रतियोगिता 2020 के अमेरिकी रीजन में भी आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके खाते में दर्ज हैं। तो चलिए इसी से आरंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को कि भारत से ये अमेरिका यहाँ पे आने का कब और कैसे सोचा आपने? जैसे कहते हैं ना कि सब चीज़ आप सोच नहीं सकते, कुछ चीज़ हो जाती है अपने आप ही और ऐसा सबके साथ ही शायद होता है कि आप अपनी जो ज़िंदगी है उसको एक तरह से डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो मैं भारत से अमेरिका आई जब मुझे यहाँ पर एक स्कॉलरशिप मिली, फुलब्राइट स्कॉलरशिप और मैं वाह! उस पर यहाँ पर आई और यहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया यूटी ऑस्टिन में और फिर मैं तब से यहीं पर ही हूँ। अ, और आपसे जानना चाहेंगे कि ये कब की बात है? कौन-सा साल था वो? वो साल था 2003 जब मैंने अपनी एमफ़िल ख़त्म की थी और उसके बाद ही मैं यहाँ आ गई थी। चलिए, और हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने समय से आपने अपने जो कार्य क्षेत्र में आप एकदम जमे हुए हैं। तो अब हम आते हैं आपके यूनिवर्सिटी, आपके विश्वविद्यालय के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी परिचय में और हम सभी को पता है कि आप कॉलेज में बड़े बच्चों को वो भी हिंदी पढ़ाती हैं। तो उसका क्या प्रारूप होता है? कितना आसान या कितना कठिन होता है कॉलेज में हिंदी बच्चों को पढ़ाना?
कॉलेज में पढ़ाना ना तो आसान होता है और ना मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत आनंददायक होता है, क्योंकि क्या आप बात देखते है! हैं कि वो एकदम शुरू से शुरू करते हैं और आप देखते हैं कि वो कैसे बात कर पाते हैं और किस तरह से जो भाषा का आनंद ले पाते हैं। तो जब बिल्कुल। वो ऐसा कर पाते हैं तो आपको भी उतनी ही खुशी होती है। तो हमारे यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात होती है विश्वविद्यालय में पढ़ाने का कि आपका जो कोर्स होता है वो आपका अपना होता है। आप अपने तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं। आप आपकी अपनी मन है कि आप कैसे क्या-क्या चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी उसको पढ़ाता है वो उसके ऊपर निर्भर होता है। तो मुझे ये बात बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मैंने भारत में भी पढ़ाया है स्कूल और कॉलेज में और यहाँ पर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो मुझे उसमें और इसमें यही फ़र्क लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है अपनी चीज़ को कैसे आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए, तो बिल्कुल। मुझे इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों की आई मीन आपके जो छात्र हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? लाइक अगर मैं पहले दिन की बात करूँ, जो नए आपके स्टूडेंट्स हैं, जब वो पहली बार क्लास में आते हैं, आपसे मिलते हैं और मान लीजिए कि जिनके लिए हिंदी बिल्कुल नहीं है, हुँ, वो हुँ। कैसे लेते हैं इस बात को या आपसे मिलके उनको कैसा लगता है? तो एक चीज़ ये होती है कि जो विद्यार्थी हमारी कक्षा में आते हैं, मैं बिगिनर से शुरू करती हूँ, तो उसमें वो लोग बिल्कुल भी हिंदी नहीं जानते होते। अगर वो जानते हैं, तो फिर वो मेरी क्लास में उनको नहीं होना चाहिए, फिर उनको एडवांस्ड में होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 साल तक पढ़ाई जाती है, 4 सालों की तो एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड और उसके बाद सुपीरियर, तो हम लोगों के पास 4 साल तक पढ़ाई जाती है। तो वो अगर मैं देखती हूँ कि उनको आती है या मतलब वो बहुत फ्लुएंट है तो उनको आगे की क्लास में भेज दिया जाता है। तो उनका सबसे बड़ा ये होता है कि उनको थोड़ा-सा डर लगता है जब वो पहली क्लास में आते हैं कि ये कैसे होगा या क्या होगा? तो उसके लिए तो सबसे पहले वाले दिन जो होता है उस दिन हम लोग शुरुआत करते हैं एक्चुअली स्क्रिप्ट से ही हम लोग शुरुआत करते हैं और थोड़ा-सा बातचीत करते हैं तो उससे हम लोगों को काफ़ी जैसे खुल जाते हैं लोग। हाँ, कंफर्टेबल हो जैसे जाते वो लोग हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह का जो एक आइस ब्रेकर भी हम लोगों ने रखा है, तो उससे उन लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा मैं ही सिर्फ़ नहीं हूँ नया, सारे लोग नए हैं। तो ये एक क्या वो है। बात है! ये बहुत अच्छा लगा मुझे जान के और मेरे लिए ये भी एक नई जानकारी है कि विश्वविद्यालय लेवल पर मतलब अलग-अलग स्तर हैं। आप उनको अलग-अलग विभाजित करके रखे हैं कि आपको कितनी हिंदी आती है, तो आप इस क्लास में जाएँ और उसके अकॉर्डिंग आप बैठें। हुँ, हुँ। आप कुछ कहना चाहते हैं और तो बताएँ? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी भी है ना कि क्योंकि एक अगर उसको पहले से सब कुछ आता है, तो वो बोर हो जाएगा। क्या करेगा वो उस क्लास में बैठ कर के अगर विद्यार्थी को सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है कि ये भी एक बात है कि ऐसा नहीं है कि ईज़ी ए के लिए कोई आके बैठा रहे कि मुझे तो आता है, मैं फटाफट लेकिन उनको क्लास में हर रोज़ आना है, 4 दिन हफ्ते में आना है और सारे काम करने हैं, सारे असाइनमेंट्स और सारी चीज़ें स तो ये आसान नहीं है। अगर वो ऐसे आ भी जाए तो ये उसके लिए एक तरह से सज़ा होगी मज़ा की अगर बिल्कुल, वो ऐसा बिल्कुल। करेगा। हाँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए हम इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ हुँ, हुँ। आजकल एक वर्ग कहता है कि हिंदी पढ़ के क्या होगा और हमारे बच्चे हिंदी पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे में अमेरिका के मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैंने जानकारी इकट्ठा की है, अमेरिका के 449 विश्वविद्यालयों में से 7वीं रैंक है, जिस विश्वविद्यालय ड्यूक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाती हैं। वो यूनिवर्सिटी उसमें हिंदी बच्चों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करती है या मैं अगर उसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि कैसे वो बुलाती है, कैसे वो आते हैं बच्चे पढ़ने, जहाँ पे आप चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो हमारा देश भारत, हिंदी की जो स्थिति है या लोग जैसे उसको ले रहे हैं, उसको लेके तो आप वैसे भी वाकिफ़ हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी में आके हिंदी पढ़ना कैसे मेंटेन करते हैं यूनिवर्सिटी?
कैसे वो तो बचा के रखा है? कैसे आकर्षित करता है बच्चों को कि आप आओ और हिंदी पढ़ो? देखिए, एक तो ये बात है कि अमेरिका में उतनी बुरी स्थिति नहीं है हिंदी की जितनी भारत में है। तो अगर अमेरिका में वो हमारे विश्वविद्यालय में या बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ये एक बात होती है कि उनको कुछ सेमेस्टर तक हिंदी या कोई भी भाषा फॉरेन लेनी होती है। फॉरेन तो जो लैंग्वेज। ये भाषा की रिक्वायरमेंट है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे वो लोग दूसरी संस्कृति को सीख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर यही एक ये वाली बात है और उसके बाद जब उनको खुद इसमें मज़ा आने लग जाता है, तो वो इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। तो एक और भी बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि हिंदी से जुड़े हुए रोज़गार बहुत कम हैं, ये एक सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है। लेकिन अगर हम ऐसा देखें तो आपको और किसी भाषा से कौन से बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल जाएँगे? क्योंकि कोई भाषा का तो अध्यापक बनने नहीं वाला जो ड्यूक में या ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ रहा है तो ये तो सोचेगा नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस फ़ील्ड में जाएँगे जैसे पीटर ने ऐसा किया, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे। और जो हमारे यहाँ पर जो हेरिटेज वो आते हैं वो तो बिल्कुल भी इस तरीके से तो ये एक तरीके से उनके लिए जुड़ने का साधन बनता है अपने परिवार के साथ, अपने अपने वो हेरिटेज के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे चाइनीज़ क्लास में तो उनके अपने स्टूडेंट्स होते हैं। आप देखिए उनकी क्लास में ज़्यादातर हेरिटेज ही होते हैं, जो यहाँ पर पैदा हुए होते हैं, तो ऐसे ही हिंदी में भी आते हैं। तो हिंदी का मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा इसको प्रोत्साहन दिया गया। और हम लोग उनके साथ इतनी सारी मस्तियाँ करते हैं या इतनी सारी चीज़ें करते हैं कि वो इस चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाते और इसके साथ ये है कि हमारा ध्येय सिर्फ़ भाषा सिखाना नहीं है। हमारा उसके साथ कल्चर सिखाना भी बहुत संस्कृति क्या इतनी बात ज़्यादा जुड़ी हुई है इसमें कि उनको हम लोग ये नहीं चाहते कि वो इसके बाद जाएँ तो वो ये कहें कि हमें तो मैगी बनानी आती है। ये मैगी और चाय नहीं मैं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो ये भी कहें कि हमें डोसा भी बना सकते हैं या क्या कैसे एक सेहतमंद खाना, स्वास्थ्यवर्धक खाना वो बना सकते हैं, ये भी मेरा वो रहता है। तो जैसे उनको खाना बनाना, भारत के खेल कौन-कौन से हैं, पिट्ठू या ये सब चीज़ों से उनको रूबरू कराना, तो ये सारी चीज़ें उनको और कहीं से नहीं मिल सकती। तो ये सारी चीज़ें उनको एक तरीके से आकर्षित करती हैं और वो ये कहते हैं ना कि एक ने सीखा तो वो आगे जाके बताता है कि हम लोगों ने ऐसा किया और वो इतनी मज़ेदार क्लास होती है कि इतना बोझ नहीं लगता। क्योंकि होता ये है कि भाषा की क्लास जो होती है वो 4 दिन हफ्ते में होती हैं और ये काफ़ी लंबी-लंबी क्लासेस होती हैं। जैसे कहते हैं ना 2 क्लास 75 मिनट की और 2 50 मिनट की और उसके ऊपर हर रोज़ एक असाइनमेंट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें करते-करते उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके ऊपर टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो इसको मतलब बनाना आपके हाथ में है। तो ये वो लोग ये नहीं सोचते कि ये एक तरीके से बोझ है कि किसी तरह से रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। तो ये मेरा सबसे पहला जब हम मैंने भी यहाँ पर शुरू किया तो मेरा सबसे पहला ये था कि इस बोझ शब्द को हटाना चाहिए, कि रिक्वायरमेंट पूरी हुई उसके बाद मैं कभी देखना भी नहीं चाहता मतलब ऐसा नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। ऐसा जोड़ दें आप उसको कि वो कभी उनको कभी भी ये काम आए मतलब उनकी ज़िंदगी में ये कैसे उनको काम आए। कई लोग मेरे पास आए क्योंकि यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो उसी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। तो उनको भाषा अगर वो 2-2 भाषा बोलते हैं, द्विभाषी हैं तो उनको इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर वो आर्मी में हैं तो भी उनको इसका फ़ायदा मिलता है और अगर वो ट्रांसलेटर या अनुवादक कुछ भी बन सकते हैं, तो इस सब में उनको फ़ायदा मिलता है, अगर वो इसको आगे तक करना चाहें। नहीं और बिल्कुल और जहाँ तक आपने जैसे मेडिकल की बात की, अभी जैसे कि बहुत भारतीय हैं, हमारे यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो उनके साथ वो तो आ ही रहे हैं। अब जो अगली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो अपने पेरेंट्स को भी ला रही है। तो अगर वो इंग्लिश के साथ-साथ हमारी भाषा हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा अगर वो जान रहा है, तो ऐज़ ए डॉक्टर या फिर वो जिस भी फ़ील्ड में है, उनको हुँ, हैंडल करना, उनको बात करना और हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे यहाँ जो भारत से आ रहे हैं, वो भी बहुत कंफर्टेबल फ़ील होंगे अपनी सारी परेशानियाँ, दिक्कत, दर्द सब बता सकते हैं। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी पहल होगी, मुझे जहाँ तक लगता है अगर इंग्लिश और साइंस पढ़ने के साथ-साथ हिंदी भी पढ़ी जाए तो।
यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, हम ये सारी बातें हिंदी से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी लेवल या विश्वविद्यालय लेवल पे हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पे मुझे जहाँ तक पता है जितनी जानकारी है, जा बहुत ही कम ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे हिंदी मैं स्कूलों की बात कर रही हूँ, एलिमेंट्री या हाई स्कूल, जहाँ पे हिंदी एज़ ए लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो मेरा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में यूएस के स्कूलों में आ जाए, तो विश्वविद्यालय स्तर पे हिंदी पढ़ाने में या उनकी क्लासेस लेने में आपके जैसे जितने भी वहाँ पे प्राध्यापक हैं, उनको कितनी आसानी होगी? मुझे लग रहा है कि इस ये सवाल आसानी और मुश्किल का नहीं है क्योंकि अम, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर स्कूल पर आ जाए, ये एक ऑप्शन रहे उनके पास, तो वो अगर लेते हैं, तो उसका ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो विद्यार्थी हैं, उनको बहुत शुरू से ही उनको बोलने का अभ्यास हो जाएगा। तो उनको उनके प्रोनंसिएशन है और उनको इन सब पे बहुत जल्दी से काम हो सकता है, तो ये उनके साथ बहुत टाइम तक रह सकता है। तो क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे जो सीख जाते हैं, वो उनके साथ ज़िंदगी भर रहता है और जो बड़े होकर के सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है 17-18 साल के होते हैं जो विश्वविद्यालय में आते हैं, तो उनको भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन हाँ, उतनी आसानी भी नहीं होती है, जितनी आसानी आप खेल-खेल में सीख जाते हैं कई चीज़ें। तो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, किसी भी भाषा के लिए ये फ़ायदेमंद होगा और भारत के तो लोग अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर क्योंकि ज़्यादातर लोग स्पेनिश और अरबिक ही होती है स्कूलों में तो सब लोग अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि आप आपने और कौन-सी स्पेनिश ही है भाषा ज़्यादातर, हमारे यहाँ भी स्कूलों में अभी आस-पास जितने हैं, हाँ सब जी। स्पेनिश वाले ही स्पेनिश ही एज़ ए लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत खुश होते हैं मैं और वो कहते हैं कि हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम अपनी भाषा सीखते हैं तो हमें इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है क्योंकि हम एक भाषा तो सीख पाते हैं जो हम कभी क्योंकि हम भारत में ही है जब हमारी छुट्टियाँ होती हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और मैं चाहती हूँ कि आपकी इन बातों से हमारा यह जो कार्यक्रम देखने वाले लोग कुछ ज़रूर से सीखें। कम से कम मैंने जैसे इससे पहले भी कहा था एक वर्ग, शायद सारे लोग ऐसा नहीं सोचते हों लेकिन कुछ तो हैं ही, जो हिंदी को बहुत ही सरल समझते हैं। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कम से कम उसको लेके वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें और उनको भी सीखने दें। और आपकी बातें सच में मुझे मेरे बहुत दिल तक पहुँच रही हैं, क्योंकि मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर हम हिंदी को लेके बात करते हैं, हुँ। तो हिंदी पढ़ना-लिखना आप कभी भी कोई भी सिखा सकता है, अगर उसकी जानकारी है उसको तो। लेकिन हिंदी से प्यार करना हर कोई नहीं सिखा सकता है। तो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से, किसी भी भाषा से अगर किसी भी बच्चे को या बड़े को अगर प्यार करना सिखा दें, तो मुझे लगता है 90% काम तो आपने कर दिया। उसके बाद से तो दोनों के प्रयास से चीज़ें हो जाती हैं। आप एक बहुत बड़े लेवल पे हिंदी पढ़ाती हैं, बड़ों बच्चों को पढ़ाती हैं। मैं आपसे अगर अमेरिका में हिंदी पढ़ा रहे अध्यापकों को जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या अलग-अलग लेवल पे, अलग-अलग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हर कोई अपनी तरह से प्रयास कर रहा है हिंदी को लेके, अलग-अलग तरीकों से पढ़ा रहा है। आपसे मैं छोटे-छोटे टिप्स उन हिंदी टीचर्स के लिए अगर मैं लेना चाहूँ, तो आप क्या देंगे? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ाने जा रही हैं और आप पहली बार पढ़ा रही हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपके जो विद्यार्थी हैं, उनका स्तर क्या है, उनकी आयु क्या है। तो सबसे पहले उनका एक ये ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए और उसके बाद आप ये जानिए कि आपके लक्ष्य क्या हैं उस क्लास के लिए, आप उनको क्या सिखाना चाह रही हैं।
अ, बिल्कुल। तो अगर आप तो उसके बाद जब आपके पास लक्ष्य आ गए, उसके बाद आप उनका सिलेबस बनाइए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। अगर आप उनको कह रहे हैं कि वो इस लेवल तक आ जाएँ बोलने में, तो आपको फिर अपने करिकुलम में बनाना पड़ेगा कि तो इसके लिए आप कितने सारी उनको अवसर देंगे कि वो बातचीत कर सकें एक-दूसरे के साथ। अगर आप कह रहे हैं कि वो लोग लिखना जान जाएँ और वो सारी चीज़ें मतलब आराम से लिख सकें, तो उनको क्या चाहिए? तो आपको पहले अपने गोल्स जो आपके लक्ष्य हैं, वो निर्धारित करने हैं, उसके बाद उस पे काम कर कीजिए। इसको बैकवर्ड डिज़ाइनिंग भी कहते हैं। तो और उसके बाद आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे रखिए कि उस वो जो आपने रखा, वो बोरिंग ना हो, उसमें खेल भी हो, उसमें ऐसी चीज़ें हों जो अ, उ उ बच्चे जो हैं, वो आसानी से ग्रहण कर सकें। और एक और चीज़ भी ये है कि उनके लिए ये तो कर कीजिए ही कीजिए, लेकिन उनको संस्कृति से ज़रूर जोड़िए। क्योंकि उनके लिए संस्कृति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए वो क्लास में आते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसको मत भूलिए और उसको ये मत कहिए कि अरे सब लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा बोझिल कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अ, उतना ही रखिए मतलब बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन रखिए ज़रूर। और नई-नई चीज़ें जो आपके विद्यार्थी कर रहे हैं, आपको भी वो सीखना पड़ेगा और उसके साथ कदम ताल करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, बोरिंग नहीं कर सकते आप उनके साथ। नहीं और बहुत अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल सही सही जानकारी दी और मैं जैसे कि आपने अभी टेक्नोलॉजी की बात की, हिंदी शिक्षण में टेक्नोलॉजी का यूज़ मैंने आपका एक लेख पढ़ा, जिसमें आपने कई किताबों का रेफ़रेंस दे के आपने बहुत बहुत सारी जानकारी दी है, हिंदी शिक्षण को लेके कहाँ से लिखा गया, कैसे अमेरिका में बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है, कौन-सी किताब से हम सामग्री ले सकते हैं, कौन-सी पुस्तक ज़्यादा आसान होगी, बच्चों को समझना या फिर जो उनको पढ़ा रहा है उनको। मैं उसमें मुझे पता चला कि इतने साल पहले 40 से 50 साल पहले से भी हिंदी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है विश्वविद्यालयों में। ये काफ़ी मेरे लिए नई चीज़ थी उस मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा आप उस पे भी उस लेख पर भी थोड़ा-सा अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्योंकि सच में मैंने उसमें ही पढ़ा कि लाइक अभी टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे क्लासेस में हिंदी पढ़ाना कितना आसान हो गया है, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं थी। तो थोड़ा आप अगर इस पे कुछ बताना चाहें कि क्योंकि मेरे अब लिए मुझे ये ये एक नहीं बहुत मालूम नई कि नहीं नहीं मैं थोड़ा-सा बस ये मेरे लिए सच में ये बहुत नई चीज़ लगी। हो सकता है कि मैं अभी नई-नई हूँ यूएस में तो मुझे ज़्यादा ना पता हो। इतने इतने सालों पहले से भी मतलब विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, वो भी ये मेरे लिए थोड़ी-सी थोड़ा-सा वो भी शिकागो विश्वविद्यालय से जहाँ से आप हैं, वहाँ से शुरुआत हुई क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर से ही शुरुआत हुई है। पहले बहुत कम विश्वविद्यालयों में था, लेकिन अब तो ख़ैर काफ़ी करीब 60 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है अमेरिका के। तो इसका अगर आप इतिहास जानना चाहें तो नहीं, मैं नहीं, इतिहास नहीं मैं थोड़ी बहुत बस आपकी जानकारी से हम लोग थोड़ा ऐसा बहुत पूरा एग्ज़ैक्ट हमें डाटा नहीं चाहिए। आपने जो आपके अनुभव हों, वो थोड़े बहुत अगर आप जैसे साझा करें क्योंकि हम आपका पूरा जो कहते हैं ना, जानकारी आपकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं क्योंकि आप जिस पद पे हैं, विश्वविद्यालय में, तो आप ऐसे ही अनेक विश्वविद्यालयों के हिंदी प्राध्यापकों से मिलते होंगे, मीटिंग्स होते होंगे, आप कई जगह जाते भी हैं। तो क्या आपके मिला-जुला अनुभव रहता है या जो कुछ सीनियर्स हों, जो सीनियर्स प्रोफ़ेसर्स होते हैं, जो बहुत सालों से हिंदी में हैं, ज उनसे कभी मिलना हुआ हो या ऐसे ही कुछ आप अपने जो थोड़ी बहुत जानकारी अगर आप हमारे साथ अपनी मतलब जानकारी आपकी बहुत होगी, थोड़ा बहुत जो आप यहाँ पे हमारे समय देखते हुए जो साझा करना चाहें? तो ऐसे तो मुझे अगर मैं किसी और से मिलती हूँ हाँ, 1-2 चीज़ें तो ये है कि जो और लोग हैं, प्राध्यापक हैं, ज़्यादातर वो लोग साहित्य के ही हैं।
मैंने देखा है साहित्य के उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग लिंग्विस्टिक्स के भी हैं पर उतने ज़्यादा नहीं हैं लिंग्विस्टिक्स के। और वो लोग मुझे लगता है कि ये दोनों फ़ील्ड अगर एक साथ मिल जाए तो मज़ा आ जाए लेकिन ये बहुत कम हो पाता है। और क्योंकि उनको ये बहुत अच्छा वो ग्रामर सिखा सकते हैं और हम लोग बहुत अच्छा उसको संस्कृति से और उन चीज़ों से उनको जोड़ से जोड़ सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें लेकिन जो हमारे बहुत सारे अभी मैं साल्टा की भी वाइस प्रेज़िडेंट हूँ, तो उसमें भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सब लोग आएँ और अपना कॉन्फ्रेंस दें, आपको भी आना चाहिए उसमें। तो मैं तो चाहूँगी कि इस साल हम लोगों का कॉन्फ्रेंस जो है वो जून में होने वाला है। 20 और 21 जी, को ज़रूर। मेडिसिन में, तो सब लोगों को उसमें आना चाहिए, तो आपको वहाँ से और भी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो उसमें सिर्फ़ हिंदी के नहीं है, वो पूरी भारतीय भाषाओं साउथ एशियन भाषाओं के लिए है। तो उसमें हाँ, तो अगर आपका किसी का भी वो दिलचस्पी है, तो उसमें आकर के वो लोग बातचीत कर सकते हैं और मिल सकते हैं। तो मिलने का बहुत ज़्यादा होता है कि आप अपने यहाँ की एक जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो आपके पास सिर्फ़ 1 या 2 ही लोग होते हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं या बिल्कुल, आपके जो आपके जैसे हैं जो। उसके बाहर के लोगों का जैसे लगता है कि पूरा सेमेस्टर बीत जाता है, आप कहाँ किसी से बात कर पाते हैं। पहले स्टार टॉक हुआ करता था, जो लोगों को मिलवाता था और बहुत बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता था लोगों को, नए शिक्षकों को और मुझे तो उसी से ही मुझे लगा कि जो भी मैंने सीखा है आज तक वो अ, उसी की देन है। तो लेकिन अब वो बंद हो गया है, लेकिन फिर भी तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि मिलना-जुलना और कॉन्फ्रेंस करना और संगोष्ठियों में जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अ, तो बस मैं यही कहूँगी कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम कि और भी कुछ होता है, लेकिन हाँ, कुछ संगोष्ठियाँ हैं जो जैसे साल्टा की है, जो सिर्फ़ हिंदी मतलब साउथ एशियन के लोगों के हिंदुस्तानी लोग उसमें ज़्यादा आपको मिलेंगे। क्योंकि और जो होती है उसमें एक्टफेल की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। पर उसमें तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा मेला है और आप उसमें खो गए हैं। तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, जानकारी बहुत मिलती है उसमें नहीं, कि बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है आपसे बहुत अलग-अलग अ, चीज़ों के बारे में जान के, अलग-अलग संस्थाओं के बारे में समझ के और जैसा कि आपने स्टार्ट के बारे में बताया, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ज़रूर से उसके लिए समय लेना चाहूँगी। वाक़ई स्टार्ट के माध्यम से ट्रेनिंग मैंने भी की, तो मुझे भी लगा कि जब आप यहाँ पे आते हैं, तो आप वही हिंदी लेके आते हैं, भारत से जो आपके पास होती है। यहाँ आने के बाद से हिंदी का ये भी एक रूप है, एक नया रूप है। इसको इस तरह से आप अपने नई पीढ़ी में ले जाएँ, ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सीख के कि हिंदी को भी एक मैं अगर कहूँ थोड़े फैंसी वर्ड में तो नए फ्लेवर में कैसे लाया जा सकता है, ये सीखने को मिला। आपकी मैंने एक बात आप अभी जब बता रही थी, तो मैंने एक बात आपकी पकड़ के रखी, आपने बोला हिंदी और हिंदी साहित्य। मैं वहीं पे आपका भी ये एक दूसरा रूप है। पता नहीं क्यों ये मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐज़ ए हिंदी प्राध्यापक को आगे रखती हैं और जो आपका जो एक लेखक मन है, उसको आप उसके पीछे खड़ा रखती हैं, उसको छुपा के रखती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैं काम करती हूँ उसमें मैं हर रोज़ क्या कहते हैं 30 बच्चों का ये चेक करती हूँ कि अ, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाता हूँ, तो अभी तो मैं वो करेक्ट करती हूँ पूरे दिन बैठ कर के। तो उसमें जो मेरा दिमाग है वो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पर जाता है कि मैं लेख की तरफ या उसकी तरफ इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपका भी थोड़ा सोचने का कि आप कैसे मैं पूरे दिन ये सोचती हूँ कि कैसे छोटे-छोटे वाक्यों में बात करूँ और धीरे-धीरे वाक्य में बात करूँ कि वो लोग मेरी बात को समझ सकें। तो मेरा पूरा ध्येय जो है उस तरफ होता है और अब मैं देखती हूँ बहुत लोग लिख रहे हैं आज की डेट में और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर पढ़ने में अपना ज़्यादा ध्यान लगाती हूँ। लिखने में कम क्योंकि
एक और बात अभी ये भी है कि आपने हमने जैसे अभी बात की कि लिंग्विस्टिक्स और एक तो पढ़ाने का आप उसका भी इतने सारे शोध हुए हैं कि मैं उसको भी देखती हूँ कि नई-नई चीज़ें क्या लोग अपनी पद्धतियाँ क्या ला रहे हैं अपनी कक्षा में। तो एक उसकी बात होती है और एक साहित्य में क्या हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि एक ज़िंदगी में 2-2 चीज़ें कोई कि कितना पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकता है? तो ये कश्मकश बहुत ज़्यादा रहती है कि आप किस तरफ जा रहे हो, अभी इस तरफ या उस तरफ और नहीं, ज़रूरी क्या है? मैंने आपके कई लेख पढ़े, कुसुम जी, मतलब वैसे भी आपकी एक अपनी पहचान है, आपसे जुड़ना एक आपके साथ जुड़ना, मेरे साथ वो तो एक अलग कहानी है। उस पे हम बात करेंगे तो और लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं मुद्दे पे आना चाहती हूँ कि मैंने आपके कई लेख पढ़े पिछले कई दिनों में, चाहे वो मैंने अभी बोला शिक्षण सामग्री हो, विश्वविद्यालयों में हिंदी कैसे पढ़ा जाए, चाहे मैं उसकी बात करूँ, चाहे मैंने एक और आपका लेख पढ़ा जिसमें आपने भारत के गाँव और यहाँ अमेरिका के गाँव में क्या अंतर है, दोनों को आपने एक साथ लेकर चलते हुए आपने लिखा और वो बहुत ही, मैं कहूँ पढ़ते टाइम बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि मैं तो ख़ैर यहाँ पे रह के पढ़ रही थी, तो सीधे उसको कोरिलेट कर पा रही थी, चीज़ें से को कनेक्ट कर पा रही थी, जो आपने लिखा। लेकिन जो हमारे देश में बैठ के उस लेख को अगर पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में है, तो वो वहाँ बैठे-बैठे सारी चीज़ें वो चित्रण हो रहा था, चित्रित हो रहा था, आँखों के सामने सारी चीज़ें घूम रही थी। फिर अगर मैं आपकी कविताओं पे आऊँ, आपकी कविताएँ भी छोटी और बहुत, अगर मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूँ, बहुत मारक होती हैं, सोचने पे मजबूर करती हुए होती हैं। तो नहीं मैं आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो आपने पहले एक कविता पढ़ी दरवाज़ा, वो दरअसल मैंने अपनी कक्षा के लिए लिखी थी, जो पहले साल की कक्षा है, ताकि वो छोटे-छोटे शब्द उसमें ऐसा दरवाज़ा बहुत छोटा था और इस तरह से घर बहुत बड़ा था। तो मैंने एक एक वाक्य में सिर्फ़ 2-3 शब्द लिखे ताकि वो लोग पढ़ सकें। तो ये उनका एक पढ़ने का असाइनमेंट था जो मैंने बनाया और वो कविता मैंने पब्लिश नहीं, करवाई। लेकिन तो सोचने वाली भी बात है। मतलब मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने हैं और ये सिर्फ़ एक कविता की बात है। अंत में आप अपनी कविता को छोड़ते हु बंद करते हुए, स्टॉप करते हुए पाठक को एक बार तो सोचने के लिए मजबूर करती ही हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं कविता की बात करूँ, तो कविताओं में ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी कविताएँ मतलब अर्थ या भाव के साथ नहीं होती हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कविताओं में भाव की प्रधानता ज़्यादा होती है, कंपेयर टू एग्ज़ैक्टली आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि सच में मैंने आपके कई लेख पढ़े और अलग-अलग पहलू देखने को मिला मुझे। तो मैं सच में आपसे और अगला मैं यही पूछने भी चाह रही थी, और ये आसान नहीं होता है, जैसे कि ये मैंने आपके एक लेख की बात की, कविता की बात की, व्यंग्य लिखा आपने, वो भी अगर हम देश से बाहर रह रहे हैं तो विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा हर साल आयोजित की जाती है। हिंदी के अलग-अलग विधाओं में लिखने का मौका मिलता है। उसमें भी अमेरिका रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त करना, वो भी व्यंग्य में। इसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि आसान है, राइट? तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये शायद आपने बता भी दिया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये अलग-अलग विधाओं में व्यंग्य लिखना आसान नहीं है। कविताएँ, लेख भी बहुत अच्छे-अच्छे आपके लेख हैं। ये सब कहाँ से आता है? जैसे तो आपने बोल ही दिया कि आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। व्यंग्य मतलब ये सब कैसे लिखा आपने, कैसे किया? तो जो लिखने का है वो तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ती बहुत हूँ। अभी तो मतलब हर रोज़ मतलब हर महीने में मेरा एक रहता है लक्ष्य कि मैं कम से कम 4 पुस्तकें पढ़ सकूँ। हाँ, और क्या बात है! हाँ, जैसे अभी मैं अवाक पढ़ रही हूँ गगन गिल की जो मानसरोवर पे उनकी यात्रा है उसको पढ़ रही हूँ। तो मैं कोई भी चीज़ें मैं पढ़ने का शौक रखती हूँ और मैं हमेशा एक टारगेट रखती हूँ कि हाँ, ये करना ही है।
तो मैं सिर्फ़ पढ़ती बहुत हूँ, लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल भी होता है कई बार, ऐसा लगता है कि मैं उतना नहीं लिख पाती, जितना मुझे लिखना चाहिए। तो ज़्यादातर जो मेरे लेख होते हैं वो एक्चुअली शिक्षण से संबंधित होते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें ही दिन-रात लगी हुई हूँ। तो ज़्यादा वहाँ से होते हैं और कभी-कभी अगर किसी ने मुझे कहा कि आप लिखो तो मैं लिखती हूँ कोई कहानी या कविता। जैसे मैंने आपको बताया कि उस कविता का स्रोत था कि मैं अपने विद्यार्थियों को छोटे-छोटे वाक्य में और आसान-आसान शब्द पढ़ना सिखाना चाहती थी। दरवाज़ा और घर और खिड़की और दरवाज़ा ऐसे करके सिखाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने वो लिखी। नहीं, आपने बहुत अच्छा लिखा है सच में और मैं यहाँ पे ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ लिखने से बचिए मत और आप वो चीज़ें पाठकों पर छोड़ दीजिए कि वो आपकी कविताओं को या जो भी लेख है या कुछ भी आप लिख रहे हैं, वो कैसे लेते हैं। वो आपका काम नहीं है, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दें। मैं यहाँ पे आपकी कुछ कविताएँ जो मुझे पसंद आई, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। जब मिलोगे तुम, ये दूसरा जैसा कि मैंने कहा कि छोटी कविताएँ होते हुए भी बहुत मारक होती हैं। कुत्ते और मालिक, ये भी मुझे बहुत मज़ेदार लगी और एक व्यंग कसती हुई। एक औरत, एक आदमी, प्यारी माएँ, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। और दरवाज़ा मैंने अभी आपकी पढ़ी, तो वाक़ई आप प्लीज़ लिखते रहें और लिखते ही रहें। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले कई सालों में वो जो आपका लेखक मन है, एज़ ए लेखिका, वो जो दूसरा आपका रूप है, वो आपके प्राध्यापक वाले रूप के जस्ट बगल में खड़ा मिले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थोड़ा-सा और आगे बातों को बढ़ाते हैं और मैं आपकी पुस्तक रीडिंग हिंदी के विषय में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहूँगी कि इसमें और मुझे जहाँ तक पता है कि आप और मिस्टर पीटर नैक्सिक दोनों ने उनकी भी मेहनत रही है, तो थोड़ा-सा आप बताएँ कि इस किताब को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा और आपने क्या-क्या चीज़ें इसमें डाली हैं? तो ये जो किताब है ये नोविस टू इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है और इस कहानी इसमें कहानियाँ ली गई हैं ज़्यादातर और जो कहानी है वो हम लोगों ने आस-पास के जो लोग हैं उनके ऊपर ही है जैसे रिक्शे वाला या ऑटो वाला या फिर जो घर में काम करने वाली हमारी आंटियाँ होती हैं, काम वाली आंटी तो उन सबको हम लोगों ने आधार बनाया है जिससे इसका और जैसे दादाजी भी हैं उसमें, दादाजी बी माय वैलेंटाइन। तो क्या इसमें जो है उनको जोड़ने का इसमें सिर्फ़ आप अपने बारे में ही नहीं सोच रहे, आप अपने आस-पास के लोगों के बारे में कैसे सोच सकते हैं और कैसे उनके बारे में समझ सकते हैं और उनकी दिनचर्या क्या होती है। आप अपनी दिनचर्या तो बताते हैं कि मैं तो द 11 बजे उठता हूँ और फिर उसके बाद रात को 11 बजे तक मैं डांडिया हम लोग खेलते हैं, ये सारी चीज़ें आप कहते हैं, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि और लोगों की दिनचर्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें और वो लोग क्या काम करते हैं और वो उनकी क्या समस्याएँ हैं, तो उनको समाज से रूबरू कराना एक तरह से इस किताब के लिए हमारी प्रेरणा का स्रोत था। और इसमें हम लोगों ने ये इसलिए भी बनाया कि ये बहुत आसान शब्दों में उनको संस्कृति के बारे में और समाज के बारे में बता रही है और इसमें सवाल-जवाब भी दिए गए हैं बात कि है! ये तो बहुत ही यूज़फुल होगा फिर तो। बहुत छोटे-छोटे तो इसका हमारा ये था कि बहुत छोटे पाठ हों उसके और उसमें उनके उसके बाद वो कुछ कल्चरल नोट भी है कि वो समझ सकें कि ये क्या है जो भी अगर आपने प्रसाद कहा अगर आपने कहीं पर, तो प्रसाद क्या है? क्योंकि प्रसाद जस्ट एक ऑफरिंग नहीं है, उसके अलावा भी मतलब उसका काफ़ी सारा चीज़ है, तो उसको फीलिंग है। कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में बताते हैं कि उसको किस तरह से खा आप मतलब ऐसे करके कैसे लेते बाएँ हाथ हैं, से कैसे बाएँ हाथ खाते से हैं? हाँ, उसको कैसे क्या खाते हैं बात और है! तो ये सारी चीज़ें उनको और कहीं मतलब ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसको उसका क्या है, नहीं तो क्योंकि अगर आप देखें तो यही सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी करती है। जब आप किसी और देश में जाते हैं और आप देखते हैं कि ये
हम कैसे जाएँ? हम तो समझ नहीं रहे हैं कि ये कैसे हो इनकी क्या रहा चर्च में जाते हैं और क्या करते हैं एग्ज़ैक्टली, तो हमें नहीं मालूम। तो ऐसे ही हम लोगों को अगर बताएँगे कि उसमें इस तरह से आप अगर करते हैं तो ये एक बहुत आप जैसे उस उनका सम्मान कर रहे हैं और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये अपमान कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत, बहुत ज़रूरी है या आपकी किताब पर आप पैर नहीं रखते, ये हमेशा उसको अ, चूमते टच हैं, ये करते हैं? सारी चीज़ें बिल्कुल, कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे आते हैं अपनी किताब या बैग को वो अपने नीचे पैरों पैर के के नीचे पास रख और देते कई हैं। बार तो उसको उसके ऊपर पैर भी रख देते हैं और ये ठीक है उनके लिए क्योंकि उन यहाँ की संस्कृति से लिया गया है ये चीज़ें। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं चुभती हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बताना, उनके बारे में बात करना ये हम लोगों का था इस किताब को लिखने का और जब हमने ये अपनी किताब हम लोगों ने बहुत जगह देखा कि लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये पढ़ाई जा रही है कई विश्वविद्यालयों में क्या और बात! हाँ, तो जहाँ तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तो और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि आप लेखन के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें भी नहीं बताना चाहती हैं, थोड़ा-सा इंट्रो भी बहुत ही शॉर्ट करके आपने दिया, जो कि ये भी चीज़ आपने जितने आसान शब्दों में कह दिया, अगर वो आपके द्वारा लिखा हुआ मुझे जहाँ तक लगता है कोई भी चीज़, अगर वो किसी को सिखाने का काम करता है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व की और सम्मान की बात हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये बातें भी जान के और मैं ये कहने भी जा रही थी कि जो भी हमारे नए शिक्षक हैं हिंदी को लेके या फिर थोड़ा और समझना चाहते हैं अपने क्लास में थोड़ा-सा और रोचक अपने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो एक बार तो आपकी किताब मँगाकर उसको थोड़ा-सा ज़रूर से देखें और अपने क्लास में यूज़फुल तरीके से उसको यूज़ करें। चलिए अब जब यहाँ पे पीटर जी की भी बात हो रही है, तो ऑब्वियसली किसी भी जैसे कि हमारे वहाँ कहते हैं एक सक्सेसफुल महिला के पीछे अ, एक पुरुष का हाथ होता ही है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा-सा ज़रूर से इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि वो भी हिंदी से जुड़े हुए हैं और मैंने उनको बोलते हुए भी सुना है, बहुत अच्छा वो हिंदी भी बोलते हैं। तो थोड़ा-सा आप पीटर नैप्सिक जी के बारे में भी थोड़ा बताएँ, वो कैसे जुड़े या आप उनसे कैसे मिले या वो हिंदी से कैसे जुड़े? अच्छा, तो पीटर हिंदी से अपनी ग्रेजुएशन से ही जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको भारत का संगीत बहुत पसंद था। तो उनको संगीत जैसे उनको बहुत रुचि थी सारे संगीतों में और उन्होंने रविशंकर जी का जब सुना, तो वो इसकी तरफ खींचे चले गए। जैसे वो फ्यूज़न बनाते थे और इससे तो उसके बाद उन्होंने और उसमें पढ़ना शुरू किया वहाँ के संगीत के बारे में और धीरे-धीरे वो हिंदी की कक्षाएँ लेने लगे और उसके बाद वो भारत भी गए। कई बार वो भारत गए, आई थिंक 9-10 बार तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही बार गए होंगे वो भारत और वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं, 2-2 साल तक भी रह चुके हैं वो वहाँ पर। तो वहाँ पर कई स्कॉलरशिप्स मिली हैं वहाँ जाने के लिए, काम करने के लिए, तो इसीलिए उनका आना-जाना बहुत रहा और हाँ, उनका और मेरा मिलन जो भी है या मिलना हुआ है, वो हिंदी के कारण ही हुआ। तो क्या बात अगर है! मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। कि तो मैंने जब बस मैं एक अमेरिका में वो यूटी ऑस्टिन से उन्होंने पीएचडी की है, तो जब मैं अमेरिका में उनसे मिली तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी में पूरी धारा प्रवाह में बात कर रहे थे। जी, मैंने ये मुझे कहा भी। तो मुझे लगा कि हाँ, फिर मतलब और तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहे थे जिसका मेरा मेरा पीएचडी का शोध तुलसीदास जी पर है। तो उस पर वो बात कर पा रहे थे, तो मुझे लगा कि अच्छा तो मतलब इतना तो मुझे बहुत इसलिए वो दिलचस्पी इतना हुई। हिंदी है। बिल्कुल। हाँ, और फिर हम दोनों का ही एक तरह से ये था कि हम दोनों हिंदी से जुड़े हुए थे और अ, अभी भी हम हिंदी में ही काम कर रहे हैं और वो मेरी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सहायता भी करते हैं हर चीज़ में। अगर मुझे कोई भी सवाल होते हैं तो वो मुझे ज़रूर करते हैं और किताब भी आपने देखा कि हम दोनों ने मिल के लिखी जिसमें मुझे अ, वो बहुत क्रिटिकल एक आई से देखते हैं हर चीज़ को, तो वो उन्होंने जिस तरीके से मुझे हम दोनों को एक तरीके से ऐसा हुआ कि अगर हम एक चैप्टर खत्म किया, तो उसके बाद वो देखेंगे कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। फिर वो
हम दोनों फिर बैठ के बहुत देर तक इसके बारे में डिस्कशन होता था। तो ये सारी चीज़ें एक उसी व्यक्ति से हो पाती है जो उसमें ही डूबा हो। तो ऐसा लगता है कि दोनों का एक वही हम दोनों उसी उसी काम को करते आ रहे हैं काफ़ी समय से। तो ये एक बहुत अच्छा मेरी ज़िंदगी का कह सकते हैं ज़िंदगी का हिस्सा है या ज़िंदगी में है कि हम दोनों एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और दोनों का दोनों की दिलचस्पी भी एक जैसी है। क्या बात है और आप लोगों का साथ और आप लोगों की समझ ऐसी ही बनी रहे। यही मैं चाहती हूँ, यही हमारी विशेष है। मैं एक बस एक और छोटी-सी चीज़ मैं जानना चाहती हूँ वो भी आपके साथ सेम ही यूनिवर्सिटी में है या फिर वो कहीं और है? हम हमारी यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना में है, लेकिन हम दोनों की अलग-अलग है। उनका वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है और मेरी ड्यूक यूनिवर्सिटी है। क्या बात है! तो दैट मीन्स कि आपके घर से दोनों यूनिवर्सिटी आस-पास ही है? लाइक आप हाँ, लोग को 1 घंटे की दूरी पर है। चलिए, फिर तो सही है और जहाँ तक मुझे पता है कि जहाँ तक मैंने आपके ही द्वारा जितनी फ़ोटो देखी है विश्वविद्यालय की कि बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। और ख़ैर अपनी जो उसने रैंकिंग बना के रखी है वो तो ख़ैर एक अपनी ही बात है। चलिए बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के और वो है रूट्स के प्रतिबिंब। तो चलिए क्यों ना यादों के गलियारे में थोड़ा टहल के आते हैं। तो ये रही आपकी कुछ यादें। अच्छा, एक ये मेरा मतलब बहन और मम्मी-पापा हैं। अभी इसमें मेरा भाई पैदा नहीं हुआ है एक्चुअली इस तस्वीर में। एक मेरा छोटा भाई भी है और दूसरी तस्वीर जो है, वो गार्गी कॉलेज की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी। और आप एक में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं और दूसरे में मुझे जहाँ तक मुझे आप फेस से ही लग रहा है जिसमें आप रेड टॉप में हुँ, है, हुँ, हुँ। राइट? हाँ। चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और ये मुझे कुछ आपकी अलग-अलग शख्सियतों के साथ मुझे फ़ोटो मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा एक में सारा रख देते हैं, तो तो ये एक को सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी में मिल पाई, आप ये कह सकती हैं। तो सबसे बीच में जो तस्वीर है वो अनामिका जी हैं, अनामिका जी हैं। कुछ बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत अच्छी मित्र हैं कह सकती हूँ। बहुत अच्छी हैं ये और इतना स्वीट बोलती हैं कि मतलब एकदम अ, मन खुश हो जाता है उनको देखते ही। तो और फिर एक यहाँ पर एक कॉर्नर पे कुछ-कुछ को तो मैं भी पहचान पा रही हूँ। एक दिव्या माथुर जी लंदन की और एक प्रत्यूषा जी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है व्हाइट प्रत्यक्षा जी प्रत्यक्षा जी और आप ऊपर के 2 लोगों को बताएँ पर्पल ये अर्चना पैन्यूली जी हैं जो हाँ, डेनमार्क में जी, बिल्कुल, नाम हाँ। सुना हुआ है, मैं पहचान नहीं पा रही थी, बट ऑब्वियसली एक जाना-माना नाम है। हाँ, और ये जो आपने यहाँ पर तस्वीर ली है, ये जी। एक वहाँ पर हमारे जहाँ पर मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो ये भी वहाँ पर आई हुई थी, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। एक से एक बढ़ के पर्सनैलिटी सभी हैं, जो भी इस पिक्चर्स में दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग आप भी। मुझे बहुत प्यारी लगी ये सारी फ़ोटो, तो मुझे लगा कि इसको रखते हैं, आपके साथ बातें करते हुए देखेंगे। जी, जी। चलिए, थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और ये एक थोड़ी-सी और पुरानी पिक्चर आप बताएँ ये आपके घर की है, फैमिली या फिर कौन है या तो स्टूडेंट? ये एक दिल्ली यंग आर्टिस्ट फोरम की पिक्चर है ये। ये दिल्ली में लोग रहते हैं बवाना और भलसवा बस्ती के आस-पास ये सारे जो बच्चे हैं ये लोग रहते हैं। तो एक ख़ास बात ये है कि हर सेमेस्टर में ये लोग मेरे विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हैं। क्या तो बात है! इन लोगों के साथ इस तरह के तो ये इमर्शन प्रोग्राम जब मैं करती हूँ, तो ये लोग उनके साथ बातचीत करते हैं, जिससे इनको भी मालूम चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हमारे विद्यार्थियों को भी चीत करने से पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं या तो एक तरीके से हम लोग आदान-प्रदान करते हैं विद्यार्थियों के विचारों का। क्या बात है और ये बहुत ही मतलब
अच्छा या नेक काम कहें, जो एक तरह से आप सेतु बन के 2 देशों, 2 संस्कृति के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। चलिए, इस पिक्चर्स के बारे में भी थोड़ा आप बताइए। तो ये जो ऊपर वाली तस्वीर है, ये मेरी एलिमेंट्री क्लास की है और ये सारे विद्यार्थी हैं एलिमेंट्री के। आपके ये सारे स्टूडेंट्स हैं? ये आपके क्लास की पिक्चर है? ये मेरी हाँ, ये मेरी कक्षा की ही हाँ, ये बिल्कुल मेरी क्लासरूम की पिक्चर है और ये एक मिनट सारे तो बिल्कुल। विद्यार्थी एलिमेंट्री के थे, अब तो इंटरमीडिएट में आ चुके हैं। तो ये सारे के सारे हाँ, और ये जो नीचे वाली तस्वीर है, ये निकल टिकल कॉन्फ्रेंस की है, जो शिकागो में ही हुई थी और क्या बात है, तो क्या बात है! साथ में राजीव है और एंटोनियो और मैं नाम भूल रही हूँ इनका ये एक्टफेल के प्रेसिडेंट हैं अभी आजकल। तो अच्छा, और उसके बाद पीटर। क्या बात है, क्या बात है! चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। दोनों ही तस्वीर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आप अपने स्टूडेंट के साथ जब खड़े होते हैं, उससे अच्छी और प्यारी तस्वीर तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो वो मेरी फ़ेवरेट है। आगे बढ़ते हैं कुछ और। ये मुझे जो अपने क्या बोलते हैं सर्च से जो भी ढूँढने से जो भी मुझे इधर-उधर से जो मिला, तो मैंने लगा दिया। एक आपके साझा संकलन की किताब है और एक आपकी जो अभी जिस बुक वो के भी बारे में साझा ही है। वो नहीं, पीटर और मेरा साझी किताब है हाँ। नहीं, वो ये तो है हमारे ही। रीडर है और हाँ, ये लेकिन मन की किताब लेकिन एक तो घर की किताब हुई ना। है। हाँ, ये घर की किताब है। हाँ, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे एक जगह रख दी। चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपकी और मिस्टर पीटर जी की शादी की फ़ोटो और मुझे जहाँ तक लगता है दूसरी परिवार की है, आप बताएँ? हाँ, ये शादी की तस्वीर है और हम लोगों की शादी को 20 साल होने को आ रहे हैं। अगले क्या साल बात है! हमारा 20 साल हो बहुत-बहुत जाएगा बधाई। बहुत-बहुत और बधाई। और ऊपर की जो तस्वीर है वो मैं हूँ, फिर पीटर फिर उनकी बहन है छोटी बहन फ्रांसिस है, फिर मेरे ससुर डेनिस नैप्सेक वो भी प्रोफ़ेसर थे इंडियाना यूनिवर्सिटी में और फिर उनकी मम्मी सूज़न और फिर ये उनके दोस्त हैं फ्रांसिस के दोस्त हैं। क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं दोनों। चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारी यादों के पिटारे में। ये मुझे आपके कुछ अलग-अलग फ़ोटो एक फ़ोटो में मुझे लग रहा था कि पूरी पिक्चर आ रही थी, आई डोंट नो कैसे कट गई। एक यूनिवर्सिटी के साथ थी, आपके बर्थडे पूरा लिखा हुआ था। इसके लिए सॉरी, बट आई थिंक एक लंदन की और मुझे अच्छी लगी 2-3 फ़ोटो, मैंने सोचा एक साथ में रखते हैं आपकी सारी हाँ, ये तस्वीरें। मेरे दफ्तर की तस्वीर है। अ ये निकलने से पहले चाय पीती हूँ या गर्म पानी पीती हूँ तो उसी की एक तस्वीर है ये। अ, ऐसी फ़ोटोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिसमें एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी दिखती है। ये भी मुझे आपके द्वारा नहीं मिला था, बट मैंने ढूँढ के निकाला, जो कि जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेखन के बारे में, तो मैंने सोचा कि ये आपको दिखाने से आपको फिर से याद आ जाएगा कि मुझे फिर से कुछ नया लिखना है। अच्छा। तो आप मुझे प्रेरित कर रही हैं। आप खुद ही प्रेरणा के स्रोत हैं, तो हम मुझे सभी लगता है कि ज़रूर आएगा, कुछ नया जल्दी ही आएगा। आपकी शुभकामनाएँ हैं तो बिल्कुल आएगा। जो कि मुझे मैं सच बता रही हूँ, मुझे व्यंग बहुत ही कठिन लगता है और मुझे लगता है मेरे साथ-साथ बहुत लोगों को कठिन लगता होगा। थोड़ा लिखना मुझे लगता है आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने व्यंग लेखन प्रतियोगिता में भी अमेरिका में नाम को एकदम रोशन ही कर दिया। ये तो चलिए। आपने भी किया है, आपका भी लेख प्रथम स्थान मिला आपको भी। कुसुम जी, मैं यहाँ पे मेंशन करते जाऊँ, वो व्यंग नहीं था। अच्छा। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा बहुत अच्छा गाइड करती हैं, चाहे वो लिखना हो, चाहे कुछ भी है। इसके बाद भी हमारी एक बात हुई थी फ़ोन पर।
मैंने कुछ छोटे-छोटे आपसे अलग से टिप्स लिए थे। तो ये अभी आज के लिए इतना ही था और एक चीज़ मैं और आपसे यहाँ पे जानना चाहती हूँ, उसके बाद से वैसे तो सच कहूँ मन हो रहा है कि बस ऐसे ही बैठ के बातें करते चले जाएँ। सारे जो गेस्ट होते हैं, आपके अतिथि होते हैं, सारे अपने होते हैं, बट कुछ लोगों से लगता है कि सीधे ही दिल के तार जुड़े होते हैं, उनसे बातें खत्म करने का मन नहीं होता है। उनमें से आप एक हैं। एक चीज़ मैं और आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि कर्म भूमि या अपने काम अपने काम पर लगातार चलते रहने की जो प्रेरणा है, वो आपको कहाँ से मिलती है? या कैसे आप कंटीन्यूअस अपने आप को पॉज़िटिव रख पाती हैं? हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सारी प्रेरणा अपने विद्यार्थियों से मिलती है। जब मैं उनके अनुभव सुनती हूँ कि उन्होंने क्या किया इस चीज़ से और उनको कितना उन्होंने हिंदी का इस्तेमाल कैसे किया। जैसे वो कई बार मुझे बताते हैं कि वो गए भारत और उन्होंने बातचीत की और उनको बहुत अच्छा लगा या वो पढ़ पाए कोई चीज़। तो ये सारी चीज़ें सुन कर के मुझे लगता है कि अच्छा, मुझे और भी ऐसी चीज़ें जोड़नी चाहिए अपनी क्लास में। यानी कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती हैं कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा महत्व है, उनके माता-पिता या परिवार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा जैसे सुखद एहसास होता है और यही आपको चलते रहने के लिए प्रेरणा देता रहता है। बिल्कुल और बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि कुछ चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ़ अंदर से आप उसको बस महसूस कर सकते हैं और वो आपको अंदर से वही चीज़ आपको अंदर से थोड़ा-सा और आगे चलते रहने की एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए पॉज़िटिव एनर्जी भी देती है। एक और भी बात मुझे लगता है कि जो विश्वविद्यालय में जो भाषा के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनके साथ एक ये होता है कि उनकी क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको रोज़ देखते हैं। और उनका उनका हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी होता है जिसमें वो लोग बातचीत करते हैं। तो वो अपने जो टीचर हैं उसको इतने सालों तक देखते हैं कि उनके साथ उनका बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप होता है। ऐसा उनके साइंस के टीचर के साथ नहीं होता, उसमें 300-400 लोग होते हैं एक-एक क्लास में, तो वो उनको उनका नाम भी नहीं जानते होते उनके अम, अ, जो उनके जो टीचर्स प्रोफ़ेसर। हैं या जो प्रोफ़ेसर्स हैं, बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे साथ जितना जुड़े होते हैं और उनकी जो हमारे साथ अटैचमेंट है वो और किसी के साथ नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तो आप छुप नहीं सकते। तो आपको निरंतर उनके लिए काम करना पड़ेगा और वो बहुत फ्रैंक होते हैं आपके साथ। हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। तो ये अ, सारी चीज़ें आप प्रेरणा ये ही है। बोल रहे थे तो मुझे अचानक से मुझे एक बात और ध्यान में आ गई। आप बहुत अच्छा लगा सच में जान के, आपने यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात की। मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को पलटती हूँ, इस प्रश्न को और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप हमेशा, ज़्यादातर आप भारत भी जाती रहती हैं। वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इन्विटेशन मिलता है, आप वहाँ पे भी जाती हैं। वहाँ पे बच्चों की भारत में बच्चों की क्या आपसे जब वो मिलते हैं तो उनका कैसा भाव होता है? उनकी क्या जिज्ञासाएँ होती हैं? वो आपसे क्या जानना चाहते हैं, तो अमेरिका में सबसे हिंदी को पहले तो लेके? मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा आश्चर्य होता है कि अमेरिका में भी हिंदी पढ़ते हैं? वहाँ क्यों? यहाँ मेरी पर तो तरह पढ़ ही रहे मेरी हैं। तरह जैसे मुझे लगा इतना पहले भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे अमेरिका में हिंदी। तो सबसे पहला तो उनका यही एक अचंभा होता है उनको और दूसरा ये होता है कि उनको कि कौन लोग पढ़ते हैं। तो ये वाली बात उनके लिए होती है कि वो कौन लोग हैं जो पढ़ते हैं और वो क्यों पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें वो अक्सर पूछते हैं और ये कई मुझे अभी पिछली बार जब मैं गई थी तो मुझे किसी ने ये भी पूछा था एक विद्यार्थी ने कि क्या वहाँ पर भी कोई भेदभाव होता है? तो इस तरह की भी चीज़ें लोग पूछते हैं यहाँ वहाँ के जो विद्यार्थी हैं भारत के, तो ये सब जानना चाहते हैं कि किस तरह का उनका एनवायरनमेंट, उनका वातावरण पढ़ने-लिखने का किस तरह से होता है। क्या वो सेफ हैं अपने व वातावरण में? क्या वो सवाल कर सकते हैं? क्या वो अपने साथी के साथ बात कर सकते हैं? या उनके साथी उनको किस तरह से देखते हैं? अगर वो मान लिया अगर वो किसी एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड हैं या कोई भी उनकी चीज़ है या क्या क्या ऐसे कोई मज़ाक उड़ाता है या कुछ ऐसा है? तो वो सारी चीज़ों को जानना चाहते थे कि भेदभाव का क्या स्तर है या इस तरह से। कभी किसी ने
आपके यूनिवर्सिटी के बारे में भी कोई प्रश्न पूछा हो कि वो कैसा रहता है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा दिखता है? हाँ, इस तरह से कई बार वो पूछते हैं कि उसकी तस्वीर दिखाइए या वो कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा तो हो चुका है। और अक्सर मैं दिखा भी देती हूँ कि उनको कि ये विद्यार्थी हैं, ताकि उनको ये पता चल जाए कि ये अच्छा ऐसे दिखते हैं, तो हमारे जैसे ही हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब मैं जाती हूँ भारत में, तो वो विद्यार्थी कॉलेज के ही होते हैं। तो कॉलेज के विद्यार्थी तो पूरे यूनिवर्स में एक ही जैसे दिखते हैं, मुझे लगता है। अमूमन तो वैसे ही दिखते हैं, तो उनकी उम्र भी उतनी ही होती है। तो ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। और ज़रूर से आपसे बातें करने के बाद से, आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद से, वो मोटिवेट भी होते होंगे। वो जो भी पढ़ रहे हैं उस पे थोड़ा-सा और, क्योंकि होता है, सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि आपने कहा कि जब लगता है कि आप हिंदी जान सकते हो, आप हिंदी पढ़ सकते हो, आप जब लैंग्वेज की सारी रिस्पेक्ट कर सकते हो, तो मुझे तो थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए आपसे, है कि नहीं? बिल्कुल। जैसे कि हम हर किसी का सम्मान करते हैं, ऑब्वियसली हमारी संस्कृति है कि हम आपका भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी सबकी माँ का सम्मान करते हैं। लेकिन अपनी माँ की जब बात आती है तो ऑब्वियसली हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, वही बात है। चलिए, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है रैपिड वन वर्ड रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं? हुँ, हुँ। रेडी? हुँ, हुँ। कुछ ही कुछ ही प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं है। अब आप आराम से रिलैक्स होके बैठ जाएँ और जो गिफ्ट भी हैम्पर तो मिलेगा ना? बिल्कुल। और आप आइए, शिकागो की ठंड में आपको गरमा-गरम चाय भी मिलेगी, मेरी हाथों की। ठीक है। आपकी पहली जॉब, आपकी पहली जॉब कौन-सी थी? मेरी पहली जॉब ओके, मेरी पहली जॉब एक स्कूल में थी, एमिटी स्कूल जो दिल्ली में है। मैंने वहाँ से शुरुआत की थी, तब मैं मास्टर्स कर रही थी। क्या बात है! एक शब्द एक शब्द जो आप बार-बार सुनना पसंद करती हैं। हनुमान जी। क्या बात है! स्कूल में आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट? इतिहास। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम? सुधा। यूएस में आपका फ़ेवरेट सिटी, आपका पसंदीदा शहर? नॉर्थ कैरोलिना, डरहम। फ़ेवरेट मूवी? अम, फ़िल्में मुझे बहुत सारी पसंद हैं, लेकिन कुछ फ़िल्में होती हैं जिसको आप बार-बार देख सकते हैं, तो वैसे मुझे ये हिंदी की ही होनी चाहिए या कोई कोई भी? भी, कोई भी, आप जो भी देखना है, और इसी बहाने मुझे भी कुछ नया देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे नेपोलियन डायनामाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए, नोट कर लेती हूँ, मैं एक बार देखूँगी। ओह! आपको आपकी बिल्कुल देखनी चाहिए ये मैंने फ़िल्म। नहीं देखी है सच में। आपकी कोई एक आदत आपकी कोई एक आदत जो आपको बहुत पसंद है? ये थोड़ा डिफरेंट है। जो मुझे बहुत पसंद है यस। एक्चुअली आदत हमेशा मैं बनाती हूँ और छोड़ देती हूँ, लेकिन आजकल जो मैंने एक आदत कुछ टाइम से बनाई हुई है, वो ये है कि मैं आँवले का पानी पीती हूँ हर रोज़। तो मुझे वो क्या बात आदत है! बहुत पसंद आ रही है अपनी। और ये सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल, तो मैं अब यहाँ पे जाते-जाते ये जानना भी चाहूँगी कि वो आँवले का पाउडर होता है या कैसे नहीं, आप असली पानी आँवला जैसे आँवला मैं बना को के रखती लेके आप हूँ। आते हैं? हाँ। ओह! कूल। ये देखिए, कोई 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 विश्वास कर पाएगा कि ये अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बैठा हुआ एक प्रोफ़ेसर ऐसे बात कर, कुछ मतलब जहाँ पे हम। पता है ऐसा भी है कि जो ग्रोसरी है वो हमारे घर के बहुत पास है, जो इंडियन ग्रोसरी है, तो वहाँ से लाना बहुत आसान है, तो इसीलिए मैं लाती हूँ और उसको क्या पीती बात हूँ। है! नहीं, ये सीखने वाली भी चीज़ है। आप अच्छी चीज़ें तो कहीं से भी उठा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आज के इस कार्यक्रम से कुछ अच्छी-अच्छी बातें मैं भी अपने जीवन में उतार सकूँ। चलिए, नॉट बट बस छोटी-सी एक और-सी चीज़ है, जैसा कि आपने मैंने कहा था,
एक और हमारी तरफ से रूट्स के हिंदी परिवार की तरफ से, रूट्स टू हिंदी परिवार की तरफ से एक छोटा-सा स्नेह पत्र आपके लिए, ताकि ये कार्यक्रम, ये बातें और ये प्यार आपके साथ, आपकी मेमोरी में हमेशा रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार। बस अब हम कार्यक्रम को अब एंड की तरफ लेके ही बढ़ रहे हैं। बस मैं अब आपसे बस जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा हमसे बातें करके, या अंत में आप हमारे जो दर्शक हैं, जो हमको देखेंगे, बाद में हमसे जुड़ेंगे, उनके लिए कोई प्यारा-सा, छोटा-सा कोई संदेश आप देना चाहें, तो स्वागत है। तो मुझे लगता है कि मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हम लोग तो दोस्त हैं ही, हम हमेशा ही बात कर सकते हैं और करते ही हैं। तो मुझे बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं लगा कि कोई फॉर्मेलिटी है इसको बात करने में। तो आपके लिए तो मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप भी इतनी बड़ी लेखिका हैं, आप लिखती ही रहती हैं कई जगह पर, तो आप भी लिखती रहिए और आपके दर्शकों से भी मेरी ये प्रार्थना है कि आप हिंदी के साहित्य को पढ़िए क्योंकि बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है आजकल। तो और बहुत मेहनत से लिख रहे हैं लोग। तो मैं आज की जो युवा पीढ़ी है उस पे विश्वास करती हूँ कि वो लोग हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे और वो पढ़ेंगे और लिखेंगे और आगे बढ़ाएँगे अपनी हिंदी की धरोहर को। बिल्कुल, और आपकी इस बात से तो मैं सच में 100% जो कहते हैं सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए हमारी ये ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी औरों से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ़ हमें जानना और हमारे नेक्स्ट जो जनरेशन है, उनको भी हिंदी जानना, और उनके भी नेक्स्ट जनरेशन तक अगर हिंदी पहुँच जाए, तो हम अपने आप को बहुत धन्य मानेंगे। तो ये हमारे प्रयासों से ही संभव है। तो वाक़ई कुसुम जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सारी जानकारी हमें मिली आपके द्वारा, हिंदी को लेकर, विश्वविद्यालयों में हिंदी को लेकर, और आपसे एक साहित्य की जो चर्चा है वो तो थोड़ी-सी छूट गई, लेकिन फिर से कभी पार्ट 2 भी करेंगे। रूट्स की बातों का तो फिर से आपको आमंत्रित करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और हमारे जो भी दर्शक हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि कुछ छोटी-मोटी पॉज़िटिव सी बातें ज़रूर से आप हमारी बातों में से निकाल कर अपने पास रखेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। और अगर आप ऐसा कर पाएँगे, तो वाक़ई हमारी जो बातें हुई हैं, वो कहीं न कहीं सफल होंगी, अगर हमसे कोई भी कुछ भी आप सीख पाएँ तो। और हमेशा आप लोग भी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, और अपना प्यार जो है वो रूट्स की बातें कार्यक्रम को ऐसे ही देते रहें। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।